उत्तर प्रदेश कैडर के साल 2009 बैच के पीसीएस अधिकारी तथा साहित्यकार शैलेंद्र मिश्रा से अन्वेषी इंडिया के लिए अनंत अन्वेषी ने 20 अक्टूबर 2022 को प्रयागराज में विशेष मुलाकात की। शैलेंद्र जी उत्तर प्रदेश में एक नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और उनका एक काव्य संग्रह कुसुम नाम से सागर प्रकाशन नई दिल्ली से साल 2016 में प्रकाशित हो चुका है। तिब्बत की यात्रा पर एक यात्रा वृतांत शीघ्र ही रुद्रादित्य प्रकाशन प्रयागराज से प्रकाशित होने जा रहा है। शैलेंद्र जी से यह मुलाकात बड़ी दिलचस्प तथा प्रेरणादायक रही। पेश है इस विशेष बातचीत के प्रमुख अंश। दोस्तों नमस्कार, अन्वेषी इंडिया से मैं आनंद अन्वेषी। हम अपने खास कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों से मुलाकात कराते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम मुलाकात करा रहे हैं शैलेंद्र मिश्र जी से। शैलेंद्र मिश्र जी उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ साहित्य की सेवा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कैडर से 2009 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं और इनका एक काव्य संग्रह आ चुका है। दूसरा एक यात्रा वृतांत आने वाला है। इन्हीं सब बातों को विस्तार से जानने के लिए हम सीधे चलते हैं शैलेंद्र जी के पास। स्वागत है सर आपका अन्वेषी इंडिया में। धन्यवाद अनंत अन्वेषी जी, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलेंद्र जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ विस्तार से जानकारी दें ताकि वो भी समझ सकें कि आप क्या काम कर रहे हैं और आगे के काम करने की क्या योजना है। इसके बारे में जितना भी आप बता सकते हैं। अन्वेषी जी, मूलतः मैं प्रयागराज जनपद का मूल निवासी हूँ और यहीं के ही एक ग्रामीण अंचल करछना क्षेत्र में घटवा गांव में मेरा जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा का जो माहौल रहा घर का, वो बेहद ही अनुशासन प्रिय रहा। अध्ययन अध्यापन के प्रति घर में विशेष ध्यान दिया जाता था, जिसके कारण शुरू से ही पढ़ने पढ़ाने के प्रति रुचि हो गई और यह सिलसिला निरंतर जारी रहा। संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने ही ग्रामीण अंचल से प्राप्त की। उसके बाद उस शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए मैंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची की ओर उन्मुख हुआ। वहां से मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर की डिग्री हासिल की। उसी दौरान मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला और जैसा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सभी नवयुवकों का एक सपना सिविल सेवा में जाने का होता है, तो अपनी पृष्ठभूमि के तहत मैंने भी सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली का रुख किया। वहीं पर ही मैंने सिविल सेवा की तैयारी की और अंततः 2009 में अधिशासी अधिकारी के रूप में मेरा चयन हो गया उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में और वर्तमान में मैं नगर पालिका परिषद नगरीय विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाओं को दे रहा हूं। इसके साथ साथ मैं साहित्य सृजन और साहित्य अध्ययन के प्रति भी झुकाव के कारण उस कार्य को भी निरंतर सेवाओं के साथ साथ कर रहा हूं। धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपने अपने बारे में काफी अच्छे ढंग से बता दिया है। देखिए, अब चूंकि सिविल सर्विसेज का तो आपने बता दिया कि क्यों झुकाव हुआ, किस प्रकार आपका सिलेक्शन हुआ, कब सिलेक्शन हुआ। हम चाहेंगे साहित्य के प्रति जो आपके अंदर ये झुकाव बना, ये कब बना, कैसे बना और वो यात्रा कहाँ से शुरू होकर के अब कहाँ तक पहुंची हुई है। अन्वेषी जी, आपने दिल को छू लेने वाला सवाल किया है, क्योंकि साहित्यकार होने के नाते हम लोगों की रुचि अभिरुचि सब में भावनाएं प्रधान होती हैं। तो एक साहित्यकार साहित्य सृजन से पहले उन सभी बातों को खुद में महसूस करता है, तभी उनको शब्दों के माध्यम से कागजों पर उकेरता है। तो बाल्यकाल में जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो स्कूली दिनों में हमारे स्कूल की मैगजीन निकला करती थी, साहित्यिक पत्रिका होती थी वार्षिक। उसमें विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों से उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं, गजलें, कहानियां कॉलेज प्रशासन, स्कूल प्रशासन द्वारा मांगी जाती थी। मैं कोशिश करता था कि मैं खुद का अपना कुछ इस तरीके का सृजन करके दूं कि स्कूल की पत्रिका में मेरे नाम से वो छपे और मैं जाना जाऊं। और उसी दौरान मेरे विद्यालय के शिक्षक
अब वो जिंदा नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके माध्यम से मुझे साहित्य सृजन का मूलभूत ज्ञान हुआ और उसी तरीके से मैं निरंतर साहित्य सृजन की प्रक्रिया में अपने आप को जोड़ता गया और जब तक यह जीवन है मैं चाहूंगा कि इस सृजन की प्रक्रिया को लगातार जारी रखूं। धन्यवाद शैलेंद्र जी। आपने अपना प्रारंभिक रुझान आपके अंदर कैसे पैदा हुआ उसके बारे में बता दिया। अब जब आपका एक काव्य संग्रह आया है 2016 में, तो उसके बारे में बताइए कि वो उसको प्रकाशित करने की दिमाग में कैसे आई। निरंतर शिक्षा ग्रहण करने के दौरान और सिविल सेवा के करने के दौरान मैं साहित्य सृजन की परंपरा को और उसकी निरंतरता को बनाए रखने में सफल रहा। जो भी रचनाएं सृजित होती थी उनका संग्रह मैं निरंतर अपनी डायरी में करता रहा और इसी संग्रह को 2016 में जब मैं सेवा को ज्वाइन कर चुका था तो मेरे पास थोड़ा वक्त था और अब मेरे पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी कि किस प्रकार से मैं प्रकाशकों से बात करूं, कैसे मिलूं, समय है कि नहीं है। तो जब थोड़ा बहुत समय सेवा में आने के दौरान मुझे मिल गया तो मैंने उन सभी रचनाओं को जो बिखरे पन्ने थे, अलग अलग जगहों पर थे, अलग अलग डायरियों में थे, एकत्रित किया और 2016 में सागर प्रकाशन नई दिल्ली के माध्यम से कुसुम काव्य संग्रह के नाम से एक काव्य की किताब, पुस्तक, उसको प्रकाशित करने का मैंने निर्णय लिया और उत्तर प्रदेश सरकार के उस समय के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन नवाज देवबंदी के माध्यम से उसका विमोचन भी करवाया। एक बड़ा प्रोग्राम था उसमें भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और साहित्य जगत के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान ने उसमें प्रतिभाग किया और उस साहित्य का भरपूर आनंद लिया। इस प्रकार से वो जो प्रथम रचना थी न सिर्फ मेरे दिल के बहुत करीब है बल्कि आम लोगों ने भी उसे बहुत पसंद किया था। धन्यवाद शैलेंद्र जी। आपके जवाब को सुनकर के ऐसा लगता है कि आपने पहला धमाका ही बहुत जबरदस्त किया, यानी कि किसी की पहली किताब आए और उसमें इस प्रकार के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रतिभाग करें और दिल्ली के एक प्रतिष्ठित प्रकाशन से वो प्रकाशित हो, तो इससे निश्चित है कि आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं और उनको काफी पढ़ा जाएगा। हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जरा ये बतलाएं कि इस काव्य संग्रह में किस प्रकार की कविताओं को आपने संजोया है। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा अन्वेषी जी, ये जो कुसुम काव्य संग्रह मेरी जो पहली किताब थी, ये मेरी दादी जी के नाम पर मैंने इस किताब का नाम कुसुम रखा था। उनका नाम कुसुम है, तो उन्हीं को ही समर्पित करते हुए इस किताब का नाम मैंने कुसुम रखा था। और जिस तरीके से कुसुम मतलब पुष्प होता है, कविताओं का पुष्प उनको अर्पित था और इसमें विभिन्न प्रकार के विषयों को, सामाजिक मुद्दों को, प्रेम संबंधों को, राजनीतिक मुद्दों को, व्यक्तिगत जीवन में साहित्यकार या लेखक या कवि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को या किसी व्यवस्था को या किसी संस्था को महसूस करता है, विभिन्न माध्यमों के माध्यम से उनको महसूस करके हमने उसको शब्दों के माध्यम से कागज पर उकेरने का काम किया था। इसके अलावा उसमें कुछ भजन, कुछ गजलें और कुछ धार्मिक विचारों से प्रेरित होकर रचनाएं भी रची गई थी। धन्यवाद शैलेंद्र जी। ये तो समझ में आ गया कि आपके काव्य संग्रह के पाठक बड़े विस्तार में मिलेंगे, यानी कि हर क्षेत्र को आपने इसमें कवर किया है। अब हम चाहेंगे कि यदि आप हमारे दर्शकों को एक उस में से कोई रचना आप हमारे दर्शकों को अपने मुख से, जुबान से सुनाएं। धन्यवाद अन्वेषी जी। एक कविता मैंने जो माँ गंगा को समर्पित किया था, उसके अंश को पढ़ के आपके माध्यम से आपके दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। हर हर गंगे, जय माँ गंगे,
सुमिरन नित नित गंगे, तुम निर्झर हो, तुम निर्मल हो, तुम अनंत अविनाशी, कष्ट हारिणी दुख निवारिणी, शिव की जटा निवासिनी, दुख हरने शुभ मंगल करने, भागीरथी कुल तारन करने, तुम धरती पर आई, किया अनुग्रह सब पर भारी, धन्य धन्य है जनता सारी, मंत्र मुग्ध संगीत युक्त, कल कल जल बहता, गंगोत्री से गंगा सागर, माँ तेरा ही डंका, हरिद्वार से गढ़ मुक्तेश्वर, क्या प्रयाग का काशी, हम सब वो तेरा वंदन करते, मिलकर भारतवासी, अमिट अमर सब कीर्ति रहे माँ, वंदन करते दिन राति, हर हर गंगे जय माँ गंगे, सुमिरन है दिन राति, सुमिरन है दिन राति। बहुत सुंदर शैलेंद्र जी। अब हम समझते हैं कि इस काव्य संग्रह के बारे में जितनी बातें हो गई हैं, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो इसको पढ़ने की इच्छा जाहिर करेंगे और इसको पढ़ेंगे। अब हम आपकी दूसरी पुस्तक जो रुद्रादित्य प्रकाशन से प्रकाशित होने वाली है, यात्रा वृत्तांत, हम उसके बारे में चाहेंगे जरा उसके बारे में कुछ विस्तार से हमारे दर्शकों को बतला दें। धन्यवाद अन्वेषी जी। जैसा कि आपने बताया कि मेरा एक नया यात्रा वृत्तांत का संग्रह आप सब लोगों के बीच में आ रहा है, डाकिनियों के देश में। यह यात्रा वृत्तांत चीन और नेपाल की सीमा पर जो तिब्बत नामक स्थान है, वहां पर मेरे द्वारा माता पिता के साथ की गई दुर्गम, दुरूह और जीवन तथा प्राण को संकट में डाल देने वाली यात्रा का विवरण है। इसमें न सिर्फ माता पिता के प्रति एक समर्पित पुत्र, बल्कि माता पिता के साथ क्या एक उनका पुत्र महसूस करता है, किस प्रकार से उनके बीच में संबंधों की प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, किस प्रकार से एक परिवार संयुक्त होता है, उस तमाम मार्मिक भावनाओं, उन तमाम अनुभवों के साथ वहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों का भी वृहद विश्लेषण, उल्लेख और वर्णन किया गया है। उम्मीद करूंगा कि इस पुस्तक के माध्यम से आम जनता को, जो भी तिब्बत की यात्रा करना चाहता है, जो भी वहां जाना चाहता है, उसका लाभ उठाएगा और उस दुर्गम दुरूह रास्ते पर चलकर मुक्तेश्वर के स्थान तक पहुंचकर उस यात्रा को अपने जीवन में आत्मसात करेगा। न सिर्फ ये एक साहित्य है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भोगा गया अनुभव भी है। तो इस अनुभव का लाभ उठाना चाहें तो आइए, ले चलेंगे हम आपको अपने साथ अपनी किताब के माध्यम से डाकिनियों के देश में। धन्यवाद शैलेंद्र जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस यात्रा वृत्तांत के आने के बाद इसको पढ़ने की इच्छा लगभग सभी जागरूक लोगों के बीच में पैदा होगी। केवल उन्हीं के लिए नहीं जो तिब्बत जाना चाहते हैं, बल्कि उनके अंदर भी जो तिब्बत नहीं भी जाना चाहते हैं, नहीं भी जाने का कोई इच्छा हुई है, इसको पढ़ेंगे और वहां के और आपके अनुभव को जान करके उनके अंदर भी जाने की इच्छा होगी। अब यदि उस यात्रा वृत्तांत का कोई अंश हमारे दर्शकों को आप पढ़ के सुनाएंगे तो वह और अच्छा रहेगा। जी अन्वेषी जी, जरूर मैं अपनी इस यात्रा वृत्तांत डाकिनियों के देश में से का एक हिस्सा आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। सुंदर चिकनी सड़कें, आसमान से बातें करते पहाड़, सुबह की ठंडी मलय पवन, सूरज का अटखेलियां करता स्वभाव हमारी यात्रा को मोहक बना रहे हैं। सूरज कभी पहाड़ों की ओट लेता, कभी अपनी कोमल किरणों से हमें सुकून देता। बहुत ही लुभावना, खूबसूरत एवं परमानंद से भरी यात्रा की शुरुआत थी। शानदार सड़कें हमारी यात्रा और हमारे आत्मबल को मजबूती प्रदान कर रही थी। हमारी गाड़ी सरपट मुस्तांग की ओर दौड़ रही थी। पोखरा मार्ग पर दौड़ रही
हमारी कार लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद 8 बजे होंगे ड्राइवर ने चाय पीने की इच्छा जाहिर की। हम लोगों ने सड़क के किनारे रेस्टोरेंट पे रुकने का फैसला किया। जैसे ही हम दुकान के नजदीक पहुंचे, एक बार पुनः अंडे और मांसाहार के दर्शन हो गए। बहुत ही कठिन क्षण था हमारे लिए। हम सभी अपनी जीप में आकर बैठ गए। ड्राइवर ने नाश्ता किया। हमारी यात्रा एक बार पुनः प्रारंभ हो गई थी। पोखरा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग पहुंचे होंगे। अब वास्तविकता से हमारा सामना होने लगा था। उबड़ खाबड़ सड़कें, टेढ़े मेढ़े डरावने रास्ते, खाइयां और तीव्रदार मोड़ वाली सड़कें हमारा स्वागत कर रही थी। लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद हम मुस्तांग के द्वार बेनी तक पहुंच चुके थे। यह मायागंडी और कालीगंडी नदी के किनारे बना ऐतिहासिक कस्बा है। भारत, नेपाल और चीन के बीच प्राचीन काल से होने वाले व्यापार का प्रमुख केंद्र और तिब्बत के प्रवेश द्वार के रूप में यह पूरी दुनिया में विख्यात है। यह कस्बा लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से हमने पानी और कुछ फल लेने का निर्णय लिया ताकि हमारी यात्रा में डिहाइड्रेशन और भोजन की कमी महसूस न हो। मैंने एक दुकानदार से पानी की बोतलों की मांग की। उसने ज्यादा पैसे मांगे। मैंने उससे अधिक रेट होने का कारण पूछा। उसका जवाब था, साहब, कुछ तो मैदानी भाग से ही सब कुछ तो मैदानी भाग से ही आता है, यहाँ दाम तो बढ़ेगा ही। हमने खीरा, केला आदि फल खरीदा। पानी एवं पोषक तत्वों को पूरा किए जाने की पूरी कोशिश की। थोड़ी बहुत चर्चा के बाद दुकानदार ने अपना नाम कृष्ण कुमार आचार्य बताते हुए कहा, आगे रास्ता बेहद खतरनाक है, धीरे धीरे जाइएगा साहब। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर सलीम जी। हमको लगता है कि आपके इस अंश को सुनकर हर वो व्यक्ति इसको पढ़ना चाहेगा जो कहीं की भी यात्रा करने की इच्छा रखता है या कहीं की भी यात्रा करता रहता है, तो उसको बहुत सारी वो जानकारियां मिलेंगी जो कभी भी यात्रा करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार का वहां जाकर के अनुभव करना चाहिए, कितनी बारीकी से चीजों को देखना चाहिए। अब हम ये चाहेंगे, क्या ये पुस्तक तो बहुत जल्दी आ ही रही है, इसके बाद भी किसी पुस्तक पर काम आपका चल रहा है? जीएन मेसी जी, अभी भी मैं वर्तमान में अपनी सृजन यात्रा को जारी रखे हुए हूँ और इस समय 2 पुस्तकों पर मैं कार्य कर रहा हूँ। एक तो कथा संग्रह है मेरा, कथा गाथा के नाम से। इसमें लगभग 8 कहानियां मैं लिख चुका हूँ और 15 कहानियां लिखने के बाद मैं इसको प्रकाशन के लिए भेजूंगा। इसमें विभिन्न जोन्स की कहानियां हैं। न सिर्फ सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है, बल्कि राजनीतिक प्रशासनिक मुद्दों के कैसे कहानियों का रूप ले लेते हैं, कैसे अमीर और गरीब के बीच भेदभाव होता है, कैसे किन मजबूरियों में गरीब और अमीर किन अपनी सफलताओं के माध्यम से समाज को बदलते हैं। इन विभिन्न मुद्दों को मैंने इन कहानी संग्रह के माध्यम से आम जनता के बीच में रखने की कोशिश की है। स्पेशली एक कहानी मुझे याद आती है, मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम से है। इस कहानी के माध्यम से मैंने यह दर्शाने की कोशिश की है कि जो विदेशों में जाकर हमारे देश के नवयुवक रोजगार की तलाश में जाते हैं और वहाँ किस प्रकार से वह ट्रैप हो जाते हैं, उनके जीवन का संकट उत्पन्न हो जाता है और घर वाले किस रूप में उसको झेलते हैं, उस मुद्दे को बड़े ही मार्मिक ढंग से इस कहानी के माध्यम से लोगों को के सामने रखा गया है, ताकि वह जब भी विदेश यात्रा या वहां बसने और ठहरने या रुकने या निजी निवास बनाने का फैसला ले, तो अपनी माता मातृभूमि इन दोनों के बारे में गंभीरता से विचार करें। इसके अलावा एक काव्य संग्रह पर मैं काम कर रहा हूँ। उसमें कुछ नज्म और कुछ कविताएं हैं, दोनों को एक साथ पिरोने का कार्य इस काव्य संग्रह के माध्यम से किया जाएगा। रेख्ता यानी उर्दू भाषा में नज्मों का लेखन किया गया है और कुछ
हिंदी भाषा के काव्य या कविताओं को एक साथ प्रायोगिक तौर पर रखते हुए लोगों को एक नया टेस्ट देने की कोशिश मेरे द्वारा अपने आगे आने वाले काव्य संग्रह में की जा रही है। धन्यवाद शैलेंद्र जी। आपकी अब तक की यात्रा को सुन करके कुछ और एक दो सवाल दिमाग में आ रहे हैं, हालांकि बात तो आपसे बहुत लंबी की जा सकती है। अब आपने बताया कि अगला कहानी संग्रह है और उसके बाद फिर एक काव्य और नज्मों का मिला जुला एक संग्रह आएगा। तो काव्य की प्रतिभा तो हमारे दर्शकों के सामने आपकी आ गई है। क्या हम चाहेंगे कोई नज्म भी आप सुना सकेंगे? जी हाँ अन्वेषी जी, एक नज्म मैंने लिखी है, उसको मैं चाहूंगा कि आपके श्रोता और दर्शक और आप भी उसका आनंद लें। यूं ही आज किताबों के बुलाने पर कुछ रूखे सूखे कच्ची डोरी में बंद जज्बातों के लिफाफे को खोलकर देखा। दूर कहीं दूर, बहुत दूर, 10 बरस दूर, लिफाफे में कैद बेपरवाह एक तस्वीर बाहर झांक कर कुछ यूं कहने लगी, तुम वही हो या कोई और। सफेद कोरे कागज पर जज्बातों की कलम से लिखे हर एक अल्फाज जस के तस हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने कभी कैद किया था। वक्त के लोहे ने पिघला दिया तुम्हारे जिस्म जीवन जवानी को। कोई साहकार जरूर है जो लिखता बनाता मिटाता है इंसानी तन बदन जीवन को। कुछ कोरे कागजों को कुरानो गीता बनाता, कुछ से कूड़ेदान सजाता, कुछ पत्थरों को भगवान, कुछ से पावदान बनाता। बहुत सुंदर शैलेंद्र जी। अब हमारे दिमाग में एक सवाल ये उठ रहा है, या दर्शकों के दिमाग में भी आएगा, कि आपने अपनी यात्रा शुरू करी काव्य संग्रह से, दूसरी पुस्तक आ रही है आपकी यात्रा वृत्तांत, तीसरे आ रहा है कहानी संग्रह। तो ये विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का आपके अंदर किस प्रकार आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बड़ा ही रोचक सवाल पूछा है अन्वेषी जी, इसका जवाब देने में मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। वास्तुतः साहित्य सृजन मूलतः भावनाओं और सामाजिक दृष्टिकोण को समायोजित करते हुए की गई रचनाओं को कहते हैं। मूलतः इसके केंद्र बिंदु में मानव समाज, जीवन और उसका दर्शन छिपा होता है। तो साहित्य सृजन की विधा कोई भी हो, अंततः उसका मूल लक्ष्य मानव जीवन का हित साधना है, उसका भला करना है, उसको मानसिक संतोष देना है, उसको सुख देना है, शांति देना है, उसके जीवन में बदलाव लाना है, अच्छाई की दिशा में परिवर्तन लाना है। और साहित्य सृजन साहित्यकार की क्षमता, उसके रुचि और उसके अध्ययन पर भी निर्भर करता है। तो जिसका जितना प्रयास होगा, जिसकी जितनी रुचियां विविध होंगी, उसके साहित्य सृजन और उसके साहित्य लेखन पर उसका उतना ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में विभिन्न प्रकार के लेखकों, कवियों, उर्दू के शायरों और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए अलग अलग तरीके के अनुभवों को हासिल किया। और कहीं न कहीं इन सभी लोगों के द्वारा जो भी जीवन पर प्रभाव पड़ा, उनको जो भी उचित माध्यम मिलता है, चाहे वो कथा का माध्यम हो, मुझे लगता है यदि इस कहानी के माध्यम से मैं समाज को कुछ अच्छा दे सकता हूं, तो मैं उसको कथा के माध्यम से लिखता हूं। मुझे लगता है कि अगर कहीं किसी काव्य, कविता या नज्म के माध्यम से लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं, मेरी पहुंच बेहतर बन सकती है, तो मैं वहां पे नज्म, कविता या अन्य माध्यमों से, गजलों के माध्यम से उन तक पहुंचता हूं। और अगर कहीं किसी यात्रा पर गया तो उसको मैं, चूंकि मन में कहीं न कहीं एक छुपा हुआ साहित्यकार है, साहित्यकार नाम का एक कीड़ा मन में बसा हुआ है, तो वो कीड़ा मुझे साहित्य लेखन के लिए प्रेरित करता है। और अगर कहीं यात्रा पे जाऊंगा तो वहां पे कविता और गजलों के माध्यम से काम चलेगा नहीं, वहां तो मुझे यात्रा वृत्तांत ही लिखना पड़ेगा और तभी मैं अपनी बातों को समझा पाऊंगा। तो
जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार साहित्य सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। बहुत सुंदर शैलेंद्र जी, आपके जवाब से निश्चित रूप से हमारे दर्शक संतुष्ट होंगे। अब एक सवाल ये हमारे मन में उठ रहा है कि इससे ये तो पता चल रहा है कि आप अपने एक एक क्षण में जो भी आप अनुभव करते हैं उस अनुभव को साहित्य के माध्यम से दूसरों के सामने रखने का आपका प्रयास रहता है, चाहे वो कविता माध्यम हो, चाहे कहानी हो या यात्रा वृत्तांत हो, जो भी हो। अब हम ये चाहेंगे कि क्या एक ये कहा जाता है कि किसी भी लेखक को अध्ययन बहुत करना चाहिए, तो क्या आपका अध्ययन बहुत हुआ है, हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है, किन लेखकों को आप पढ़ते हैं? यदि इसके बारे में भी आप हमें बताएं तो हमारे नए लेखकों को इससे कुछ लाभ मिलेगा। जी अन्वेषी जी, एकदम सही बात आपने कही। बिना अध्ययन के साहित्य सृजन लगभग नामुमकिन है। मैं तो उसमें आपसे एक कदम आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ कि बिना उस विषय को पूरी गहराई में समझे हुए आप उसमें बिल्कुल भी एक शब्द नहीं लिख सकते हैं। वो कहा भी जाता है कि अक्षर ब्रह्मम, अक्षर ही ब्रह्म है, और अक्षर का ज्ञान किताबों के माध्यम से होता है। और अगर व्यक्ति 10 पन्ने लिख पढ़ता है तो कम से कम वो 1 पन्ने लिख सकता है, ऐसा एक रिसर्च कहता है। तो अगर साहित्य सृजन किया जा रहा है तो उसके लिए अध्ययन जरूरी है, गंभीर है। और साथ ही साथ अध्ययन के व्यापकता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो न सिर्फ मैंने वर्तमान युग के साहित्यकारों बल्कि शुरुआती 70, 80 और 50, 60 के दशक के साहित्यकारों के साथ साथ हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों में सृजन कार्य करने वाले साहित्यकारों के साहित्य को पढ़ने का कार्य किया है। न सिर्फ हिंदी भाषा के बल्कि अन्य भाषाओं के भी साहित्यकारों को पढ़ने का कार्य किया है। लेकिन चूंकि भाषा में सृजन का माध्यम मेरा हिंदी है, तो वर्तमान में सभी प्रकार के लगभग साहित्य को अध्ययन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। नीलोत्पल मृणाल की डार्क हार्स हो, चाहे सत्याव्यास की 84 हो, या दिल्ली दरबार हो, या इसी प्रकार से निखिल सचान की जिंदगी या स्पाइस हो, जो वर्तमान युग के साहित्यकार हैं, नई पीढ़ी के हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं, उनकी लगभग सभी किताबें मैंने पढ़ी हैं। इसी तरीके से राही मासूम रजा, प्रेमचंद जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकारों, प्राचीन साहित्यकारों के साहित्य सृजन को भी पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। विशेष रूप से मैं राही मासूम रजा के आधा गांव उपन्यास, जो कि पूर्वांचल की पृष्ठभूमि पर रचित एक उपन्यास है, उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। बहुत ही मार्मिक ढंग से उस उपन्यास को लिखा गया। विभाजन की विभीषिका और शिया सुन्नी दंगों पर आधारित यह उपन्यास है। कभी मौका मिले तो आप भी उसे जरूर पढ़ें। इसके अलावा नीम का पेड़, जो सुल्तानपुर की पृष्ठभूमि पर रचा गया उनका उपन्यास है, उसको भी मैंने बहुत गंभीरता से पढ़ा है। प्रेमचंद की कहानियां तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। विशेष रूप से गिल्ली डंडा की कहानी आज भी मुझे याद है, जो बचपन के दिनों में मैंने पढ़ी थी। तो इस प्रकार से साहित्य लिखने के साथ साथ साहित्य पढ़ना एक साहित्यकार के लिए, एक लेखक के लिए पूर्व निर्धारित शर्त है। यदि वह शर्त को पालन करता है तो निस्संदेह रूप से वह एक अच्छा साहित्यकार बन सकता है। अन्यथा उथली बातें और स्तरहीन बातें ही साहित्य के सृजन का आधार बनेंगी। रुद्रादित्य प्रकाशन की ओर से अभी हाल फिलहाल में एक कहानी संग्रह मारीच पथ, जो प्रताप गोपेंद्र आईपीएस ऑफिसर हैं, सर द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्रतिष्ठित कहानी संग्रह है, उसका भी फिलहाल मैंने अध्ययन किया है। इस कहानी में 20 से अधिक मार्मिक कहानियां हैं, जो एक से बढ़कर एक हैं। और उसमें
जिस प्रकार के जोन, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश वाराणसी की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियां हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उस कहानी संग्रह को अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा मैं रेगुलर वर्तमान साहित्यिक पत्रिका जो प्रकाशित होती है उसका भी मैं पाठक हूँ, और उसमें जितने भी साहित्यकार वर्तमान में लिख रहे हैं, लगभग सभी साहित्यकारों की साहित्यिक रचनाओं को मैं गंभीरता से पढ़ता भी हूँ। धन्यवाद शैलेंद्र जी। बातें तो आपसे बहुत लंबी की जा सकती है, लेकिन बस अंत में एक प्रश्न ये और उठता है कि किताबें तो बहुत छप के आ जाती हैं या आ रही हैं, लेकिन हमें देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी के अंदर साहित्य के प्रति या साहित्यिक पुस्तकों के प्रति रुझान बहुत कम होता जा रहा है। और यदि ये युवा पीढ़ी इनको साहित्य को पढ़ेगी नहीं तो इसके लिखने का लाभ आपको क्या होगा? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे अन्वेषी जी, मैंने इस सवाल का जवाब आपको पहले ही दिया था। अक्षर ब्रह्मम, अक्षर ही ब्रह्म है, और ब्रह्म न तो पैदा होता है, न मिटता है, न कोई उसे मार सकता है, न ही उसे कोई जन्म दे सकता है। शंकराचार्य ने नेति नेति में इसका वर्णन किया है। जो तुम में है वो मुझ में है, निराकार निर्मूल स्वरूप, लेकर वह विविध रूप, लेकर वह विविध रूप, होता हम सब में प्रकट स्वरूप। तो इस के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूंगा आपको कि साहित्य सृजन एक निरंतर प्रक्रिया है। जब तक यह धरती रहेगी, जब तक यह दुनिया रहेगी, तब तक अलग अलग चेहरे, अलग अलग लेखक, अलग अलग कवि, अलग अलग साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार अपनी बातों को कहने, सुनने और समझने के लिए उत्पन्न होते रहेंगे, और बातें कही, सुनी और समझी जाती रहेंगी। यह एक सतत प्रक्रिया है। जिस प्रकार से मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही शरीर को ज्ञान, बुद्धि, अध्ययन की आवश्यकता होती है। जब तक मनुष्य जिस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, उसके शरीर में भोजन जाता है, वह हिष्ट पुष्ट और मजबूत बनता है। उसी प्रकार से यदि बेहतर साहित्य मिलता है, तो जो मूर्धन्य व्यक्ति है, जो साहित्य को समझता है, साहित्य को लिखता है, पढ़ता है, वह अवश्य ही साहित्य को पढ़ेगा। और पाठक तो कभी कम नहीं हो सकते। जब तक ये किताबें रहेंगी, धरती रहेगी, उसके पढ़ने वाले जरूर रहेंगे। इसके लिए मैं एक सलाह भी देना चाहूंगा कि इन किताबों के जो लेखन कार्य हैं, उनको सरकारी यूनिवर्सिटीज में और डिग्री कॉलेजेस में सिलेबस का अध्ययन बनाया जाए, और बनाया भी जाता है। हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं को वहाँ पे शामिल किया जाता है, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को कविता, कहानी लेखन और यात्रा वृत्तांत जैसे साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान होता रहे। और इससे कहीं न कहीं अगर बीज आपने पैदा कर दिया किसी विद्यार्थी के मन में, तो वो उसको फल बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैं आशान्वित हूँ, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि साहित्य सृजन की यह जो परंपरा है, मेरे बाद भी और मुझसे पहले भी जारी रही और जारी रहेगी। बहुत सुंदर शैलेंद्र जी। मैं समझता हूँ आपके इस जवाब से जो युवा पीढ़ी है और वो साहित्य नहीं भी पढ़ती है, वो साहित्य के महत्व को समझेगी और वो पढ़ना शुरू करेगी। दूसरी बात, सरकार को जो आपने सुझाव दिया है, मैं भी इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि यदि ये यूनिवर्सिटीज में, डिग्री कॉलेज में एक सिलेबस का अंग बनाया जाए, यानी कि जो प्रोफेशनल कोर्स भी हैं उनके साथ में एक सब्जेक्ट ये साहित्य का भी रखा जाए, वरना तो व्यक्ति एक मशीन बनता जा रहा है और उसके अंदर संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। यदि संवेदनशीलता नहीं रहेगी तो समाज कहाँ जाएगा, इसकी कल्पना शायद नहीं की जा सकती। तो मैं समझता हूँ कि आपके सुझाव को सरकार भी ध्यान देगी। पर अंत में आप हमारे दर्शकों को अपनी ओर से कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। धन्यवाद अन्वेषी जी, बहुत ही सराहनीय प्रयास है आपका। आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक मैं पहुंच बनाने में कामयाब रहा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात को कहने का। अपने कविता संग्रह
के विषय में चर्चा करने का, अपने आने वाली किताब के बारे में बताने का, और जो रुद्रादित्य प्रकाशन के माध्यम से डाकिनियों के देश में यात्रा वृत्तांत जो अब पाठकों के बीच में आ रही मेरी यात्रा वृत्तांत की किताब है, उस पर भी आपने बहुत गंभीरता से चर्चा की, जिसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके दर्शक आपके इस प्रयास को न सिर्फ हाथों हाथ लेंगे, बल्कि आपको दिन प्रतिदिन उन्नति और विकास का लाभ भी मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपने इतना कीमती समय हमको दिया। हम जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है, आप प्रशासनिक सेवाओं में हैं, कितने व्यस्त रहते हैं, सृजनशील हैं, तब भी आप कितने व्यस्त रहते हैं। हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपकी बातें से कुछ निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, मार्गदर्शन उनका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अन्वेषी जी, अन्वेषी इंडिया और आपके समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना न भूलें।